और इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक हैं, रिलेटेड भी अगर नहीं है, मान लिया एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है, तो वो भी मैं टॉपिक इसमें रख रहा हूँ। तो लाइक इसमें मैंने ऑर्गन डोनेशन का भी रखा है, एडॉप्शन का रखा है, सरोगेसी क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, कुछ कुछ प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी भी इसमें मैंने रखा है। तो थोड़ा सा ये जो है टेक्निकल चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो डिजास्टर क्या होता है, ठीक। तो डिजास्टर कोई भी ऐसा सीरियस डिसरप्शन जो कम्युनिटी या सोसाइटी के वेलबींग के अगेंस्ट हो, ठीक है। अब वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। डिजास्टर क्या है? एक सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी कॉजिंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस। तो किस तरीके की जो है लॉस हो सकता है? वो ह्यूमन जनित हो सकता है, मतलब मानवीय हो सकता है, भौतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है और एनवायरमेंटल हो सकता है, पर्यावरण। तो अभी हाल फिलहाल में जो आप लोगों ने डिजास्टर, जो आप लोग आए दिन देखते हो अर्थक्वेक की वजह से, जैसे नेपाल में आया था, बहुत ज्यादा मतलब जनहानि हुआ था, और जनहानि के साथ साथ आर्थिक भी हुआ था। और हमारे यहाँ शिमला में जब 2023-24 का जो डिजास्टर आया था, फ्लड आया था, तो उससे भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जिसका भरपाई करना इतना आसान नहीं होता है। यूएनआईएसडीआर की जो डेफिनेशन है, यूएनआईएसडीआर मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है, डिजास्टर रिजल्ट्स व्हेन हजार्ड इंपैक्ट्स वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज विदाउट एडिक्वेट कैपेसिटी टू कोप। तो वल्नरेबल पीपल मीन्स कि ऐसे लोग जो नदी के किनारे हैं, ऐसे लोग जो बिल्कुल एज पे हैं, और अगर कोई भी डिजास्टर आती है, लाइक फ्लड आती है या स्टॉर्म आता है, तो उनको हानि पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। नेचुरल डिजास्टर को अलग अलग वैसे क्लासिफाई किया है, मैन मेड क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। तो नेचुरल डिजास्टर को अगर देखेंगे तो आप जो अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, ड्रॉट यानी सूखा, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, सुनामी जो कि समुद्र में आती है, हीट वेव और लू। तो ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। अर्थक्वेक हाल फिलहाल में बहुत सारा जो है इवेंट आपने देखा। इंडिया में तो कम देखने को मिला है, इंडिया में बस इतना ही होता है कि थोड़ा बहुत हिल जाता है। बाकी आप नेपाल में देखो कितना बड़ा भूकंप आया था और लोगों की कितनी ज्यादा मौत हो गई थी। फ्लड, बाढ़ तो हम लोग देखते ही हैं, और सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ देखने को मिलता है। बिहार का शोक बोला जाता है, एक नदी है, क्या नाम है उस नदी का? कोसी बंगाल सर। का शोक है, बिहार का शोक क्या कोसी बोलते नदी। हैं? कोसी ना। तो वो जब आती है तो कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 किलोमीटर तक के रेंज में वो जो है तबाही मचा देती है। साइक्लोन जो कि एक चक्रवात है, जिसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से साइक्लोन उठता है। हाई टू लो और लो टू हाई। हाई टू लो मतलब जो एयर प्रेशर होता है वो हमेशा हाई टू लो चलता है, नहीं जहाँ ज्यादा प्रेशर है वहां से कम प्रेशर की तरफ चलता है, और अचानक से टेम्परेचर और ऐसी कंडीशंस बनते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉर्म साइक्लोन डेवलप होता है, और ये एक तरीके का तूफान लेके आता है, और उसके बीच में जो भी आता है उसको उखाड़ देता है। ड्रॉट यानी सूखा। सूखा जहाँ पे जो एक एवरेज जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती है, तो उसके वजह से जो फसल की हानि होती है, या जो चौपाए हैं उनके लिए घास नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उसके वजह से मल्टीपल लॉस होता है। एक तो फसल का लॉस होता है, फसल पे जितने भी किसान डिपेंडेंट हैं उनका आर्थिक हानि हुआ ही, और उसके अलावा उस स्टेट की जो जीडीपी है उसमें भी जो है डेंट लगता है। एंड देन लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हिल्स में। अब हिल्स में अभी हाल फिलहाल में जब ये घटना हुआ है, अपना इधर पहलगाम वाला घटना, उसके बाद उससे पहले ही बल्कि एक खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी। तो वो आप लोगों ने इमेज देखे ही होंगे, और उस लैंडस्लाइड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इवन 2023-24 का जो घटना है वो शिमला और मनाली यहाँ पे इतना ज्यादा तबाह हो गया था, पूरा रोड ही कट गया था। और सुनामी जो आती है वो सी वेव्स की वजह से आती है। सुनामी सबसे ज्यादा जो सुनामी आने का रीजन है, आप लोगों को पता है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा सुनामी क्यों आती है।
अंडर ओशन अर्थक्वेक से। क्यों आता है सर? टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो उसके फ्रिक्शन की वजह से। वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया की वजह से अर्थक्वेक आता है। हाँ, सुनामी भी ओशन के अंडर अर्थक्वेक आता है सर, उससे वेव्स। वो एक रीजन हो सकता है, बट हाँ एक रीजन हो सकता है, बट जो मेजर रीजन है सुनामी का वो कई सारे और भी रीजन होते हैं। चक्रवात भी कहीं ना कहीं एक रीजन क्रिएट करता है। अगर समुद्र में चक्रवात आ गई तो वो भी सुनामी लाने के लिए कॉज करता है। बाकी जो उसको क्या बोलते हैं, इसमें समुद्र में जो आता है उसका नाम बोल रहा हूँ, लो प्रेशर जोन हो जाता है, ज्वार भाटा। तो जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा भी जो है मान लिया ये चंद्रमा और सूर्य दोनों के 90 डिग्री पे होने पे वो ज्वार भाटा आता है। तो उस ज्वार भाटा का भी अगर उसके साथ कोई और प्रेशर काम कर गया, एक्सटर्नल और कोई प्रेशर काम कर गया, तो उसकी वजह से भी सुनामी का खतरा बनता है। बाकी हीट वेव तो आप लोगों को पता ही है। अभी फिलहाल हीट वेव से रिलेटेड बहुत सारा अवेयरनेस कैंप चल रहा है, जिससे जो है लोगों को जागरूक किया जाए और धूप में बिना काम के एक 11 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक का मना किया जाता है चलने के। देन मैन मेड डिजास्टर में आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट केमिकल और गैस लीक होने का हो सकता है, जिसमें से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ वो सबसे ज्यादा भयावह था, और उस पे कई सारी मूवी भी बनी है। इस पे कौन सी गैस लीक हुई थी याद है आप लोगों को? वेब सीरीज बनी है सर अभी रिसेंटली। इस पे गैस कौन सी लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। एंड देन न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो रेडिएशन लीक होता है, फुकुशिमा यानी ये जो नागासाकी में है, वहाँ पे जापान का एक जगह है, यहाँ पे लीक हुआ था। और इससे पहले यहाँ पे एक 1948 के आसपास ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने जो इस पे बम मारा था, न्यूक्लियर बम, उसका आज भी रेडिएशन के खतरे वहाँ पे देखे जा सकते हैं, और वहाँ के बच्चों में डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। तो वो न्यूक्लियर एक रेडिएशन की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट जो कि रोड और एयर और ट्रेन की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो बालासोर ट्रेन क्रैश हो गया, या अभी मल्टीपल ट्रेन क्रैश होते रहते हैं। तो ये सब जो है मैन मेड में आते हैं। और टेररिज्म भी यानी आतंकवाद भी एक तरीके का मैन मेड डिजास्टर ही है। तो पहलगाम का जो कंडीशन है एक तरीके का मैन मेड डिजास्टर में आएगा। फायर भी डिजास्टर कंडीशन होता है। अब फायर जंगल में भी आग हो सकता है, अर्बन में भी हो सकता है, घरेलू क्षेत्र में भी हो सकता है। तो जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में स्पेशली हिल्स वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि कोई बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, कोई बहुत लो एल्टीट्यूड पे है, और हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड तक आग पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हवा चलती है यहाँ से उड़ के और आग नीचे आ गई, फिर नीचे भी आग लग गई। मैंने पिछले साल अपने फेसबुक पे तो शायद नहीं, हाँ फेसबुक पे ही डाला था, आप लोग देखना, बहुत दूर तक आग फैल गई थी। और इवन एम्स के अंदर घुस गई थी आग। एम्स के अंदर मतलब कि एम्स की जो अपनी बाउंड्री है अभी जहाँ बना नहीं है, और ऑडिटोरियम के बैक साइड तक वो आग पहुंच गई थी बिलासपुर में। और यहाँ पे एक नवोदय विद्यालय है, वहाँ की बाउंड्री तक पहुंच गई थी। तो इन लोगों ने बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया और उस आग को बुझाया, लेकिन वो आग लगातार लगभग 1 महीने तक कहीं ना कहीं लगती रही, और इधर उधर आप देखोगे जलता हुआ मिलेगा आपको। तो ये एक तरीके का जो मैन मेड का सबसे भयावह स्थिति है वो रूरल और अर्बन कम्युनिटीज में फायर है। स्पेशली इस टाइम आपको यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल जो है तैयार जब हो जाती है, तो सबसे ज्यादा आग लगने का खतरा जो होता है वो कोई बीड़ी पी के फेंक दिया, कोई सिगरेट पी के फेंक दिया, तो ये एक कारण बनती है। स्टैम्पेड जो कि भगदड़, और ये क्राउड की वजह से होती है। अभी हाल फिलहाल की भगदड़ की घटना याद है आप लोगों को? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हाँ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई थी ड्यूरिंग कुंभ। तो कुंभ कुंभ के चक्कर की वजह से एक तो प्रयागराज में हुई मेले में,
न्यू दिल्ली वाला भी बहुत खतरनाक था। तो ये दोनों अभी रिसेंट के हैं, तो ये दोनों के जो फैक्ट्स होंगे वो आप लोग एक बार देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एक सोशल वर्कर की रोल होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है मिटिगेशन, यानी उसको कैसे न्यूनीकरण किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी कैसे की जाए। रिस्पांस, अगर कोई घटना हो गई है तो उस घटना के रिस्पांस में कैसे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है फॉर मेडिकल केयर, रिलीफ, रेस्क्यू और अदर रिलेटेड जो रिहेबिलिटेशन हो सकता है। रिकवरी, रिकवरी मीन्स की एक तरीके का रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 4 स्टेज होते हैं और ये स्टेप्स को पूछ लिया जाता है। कई बार स्टेप पूछा गया है कि इनमें सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, या मिलान करने का आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी। लीगल कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया और ये लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पांस एंड रिकवरी। तो इससे रिलेटेड ये कुछ इनकी टीम है, वो टीम जो है जगह जगह पे जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एम्पावर्स एनडीएमए एंड एसडीएमए। एसडीएमए जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और मैनेजमेंट एक्ट है, और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल आप लोगों ने देखा होगा। उस मॉक ड्रिल में सबसे ज्यादा एनडीएमए की टीम को आपने देखा होगा, वो लोग जो है जगह जगह पे जाके लोगों को बता रहे थे कि अगर फायर लग जाए, बम मान लिया, दाग दिया पाकिस्तान ने, तो आपके आसपास बहुत तेज से आग जल रहा है, वैसे कंडीशंस में आपको कहाँ सुरक्षित जगह पे पहुंचना है, या छत गिरने की कंडीशन पे है तो उस जगह पे सुरक्षित कंडीशन पे कहाँ पहुंचना है। तो ये सब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर जो ट्रेंड लोग हैं वो लोग सिखाते हैं। एनडीएमए 2005 में एस्टेब्लिश हुआ और इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अभी करंट में देखेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है पता है आप लोगों को? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। रोल इसका क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गाइडलाइंस और कोऑर्डिनेशन का। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, जिसको आप जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है फ्लड की, फायर की, तो आप कहते हो, देखते हो न्यूज में तुरंत आता है कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है इंडिया। तो एनडीआरएफ के जो लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। अगर फ्लड आया है तो वो रेस्क्यू करने के लिए उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। और दिल्ली में आप देखोगे जहांगीरपुरी के बाहर साइड जो आउटर रिंग रोड है, उधर एक लेक है, वहाँ लेक में ट्रेनिंग दी जाती है। और भी मल्टीपल लेक्स हैं, वैसे जगहों पे एनडीआरएफ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूसली दिया जाता है, मतलब फ्लड वाले कंडीशन से निपटने के लिए, फायर वाले कंडीशन से निपटने के लिए। तो वो एक जो है एनडीआरएफ की वेल इक्विप्ड टीम होती है जो इसी के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। एस्टैब्लिश्ड हुई है 2006 में एंड इनके 12 बटालियंस हैं पूरे इंडिया में। ट्रेन इन सीबीआरएन, सीबीआरएन मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो इतने चीजों के लिए, इतने इमरजेंसीज के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एनडीआरएफ को। अदर बॉडीज हैं जो इससे एसोसिएटेड, एसडीएमए स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशंस जो करती है, आईएमडी वेदर एंड साइक्लोन प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। इसरो सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर्स, सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि फ्लड से रिलेटेड मॉनिटरिंग करती है, इनकोइस मतलब सुनामी से रिलेटेड जो वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। उसके बाद में कुछ रिसेंट जो मेजर डिजास्टर हुए हैं 2013 से 24 के बीच में। 2013 में उत्तराखंड का जो फ्लड आया और लगभग 5700 प्लस उसमें डेथ हुई थी। 2018 में केरला में फ्लड आया, 31,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। 2020 में साइक्लोन एम्फन आया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 100 से ज्यादा डेथ हुई, 1 लाख करोड़ का डैमेज हुआ। चमोली में जो ग्लेशियर बस्ट हुआ था 2021 में, उत्तराखंड में 200 से ज्यादा डेथ हुई थी। 2022 में कुछ जगहों पे सूखा आया, उसमें से एमपी और महाराष्ट्र के स्टेट ज्यादा जो है थे, वहां पे फसल बर्बाद हो गया। और 2023 में उड़ीसा में ट्रेन क्रैश हुआ, 290 से ज्यादा डेथ हुई।
2024 में दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की वजह से दिल्ली, यूपी और हरियाणा में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसमें लोगों की जान चली गई। एग्जैक्ट उसका डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि काफी लोगों की जान गई। इसमें सोशल वर्कर का रोल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको, पहला मिटिगेशन, दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तीसरा रिस्पांस और चौथा रिकवरी। तो मिटिगेशन यानी कि रिस्क से रिलेटेड अवेयरनेस, जैसे जो ये मॉक ड्रिल था एक तरीके का, ये मॉक ड्रिल इसी में आएगा। मिटिगेशन में प्रिपेयर्डनेस में ट्रेनिंग देना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्पेशल नीड्स प्लानिंग, कि लोगों को ट्रेनिंग देना और वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, वल्नरेबल जो स्पेस है उसको जाके कवर करना, उसको प्रोटेक्ट करना और स्पेशल नीड्स की प्लानिंग करना। रेस्पॉन्स यानी अगर कोई रेस्पॉन्स मतलब कोई डिजास्टर हो गया है तो बीइंग अ सोशल वर्कर आपको ट्रॉमा काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जो है प्रोवाइड करने की जरूरत रहेगी। अगर कहीं भी ऐसा हुआ है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखना पड़ता है उसमें कि कितनी लॉस हुई है। अगर किसी फैमिली में सपोज करो 4 पर्सन है और 4 पर्सन में तीन की डेथ हो गई और एक 10 साल का बच्चा है, तो उस 10 साल के बच्चे के साथ कितना बड़ा ट्रॉमा होगा, इसको फील करना भी बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगर 4 में से 3 की डेथ हो गई, अब 10 साल का बच्चा है उसको किसके साथ भेजोगे? तो यहाँ पे आपको चाइल्ड की केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि किस एक्ट के तहत आएगी और कहाँ पे भेजना होगा, आप लोग बताएं कुछ। 10 साल का बच्चा है, उसके फैमिली में मम्मी पापा और बड़े भाई थे, सबकी डेथ हो गई है, अब कहाँ उसको रखोगे, कैसे उसका जो है मैनेजमेंट होगा, कोई बताओ। कम्युनिटी असिस्टेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ सोशल वर्कर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आता है अंडर जेजे एक्ट, ठीक है, और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में ये केयर एंड प्रोटेक्शन में आएगा और इसको सीडब्ल्यूसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे भी इसकी डिमांड होगी, जिस तरीके की नीड की, उस तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करे जाएंगे और कई तरीके के होम्स होते हैं, उस होम्स में रखा जाएगा फॉर रिकवरी। और उसके बाद में कुछ स्पेशल इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, लाइक इंडियाज फर्स्ट डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज लॉन्च्ड इन गुजरात 2023। एनडीए में लॉन्च द आपदा मित्र प्रोग्राम। तो आपदा मित्र प्रोग्राम भी है जो ट्रेनिंग देता है। डिजिटल इंडिया डिजास्टर डैशबोर्ड बनाया गया है जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था। इको सेंसिटिव जोन रेगुलेशंस जो कि 2022 में बनाया गया। और एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इसरो ने एक सैटेलाइट के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है लोगों को एक तरीके से रिमाइंड कराने के लिए। कुछ इंग्लिश टर्म्स है जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। तो हजार्ड मतलब संकट या जोखिम, वल्नरेबिलिटी मतलब संवेदनशीलता, रेजिलियंस मतलब लचीलापन नहीं होता, रेजिलियंस मतलब आपकी कोपिंग, आप कैसे किसी समस्या से निकलते हो। मिटिगेशन मतलब न्यूनीकरण, प्रिपेयर्डनेस तत्परता या तैयारी, रिस्पांस यानी प्रतिक्रिया, रिकवरी मतलब पुनर्प्राप्ति या पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास था, डिजास्टर रेजिलिएंट यानी आपदा प्रतिरोधक, और सीबीआरई जो केमिकल था, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। कोविड-19 को भी डिजास्टर घोषित किया गया था डिजास्टर एक्ट के अंडर, और इसलिए किया गया था क्योंकि सडन बहुत ही लार्ज स्केल पे लॉस हुआ था, तो इसीलिए उसको डिजास्टर एक्ट के तहत एक डिजास्टर के कंडीशन में रखा गया था। The COVID-19 pandemic 2020 onward has been officially recognized as a national disaster under the Disaster Management Act 2005। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी जो कंडीशन है वो डिजास्टर कंडीशन है कि नहीं, वो अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है डिफाइन करता है। इंडिया फेस्ड वाइड स्प्रेड लॉकडाउन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, द रिस्पॉन्स इन्वॉल्व। तो ये सब आप लोगों ने खुद से देखा है। तो क्वारंटीन, हेल्थ केयर मोबिलाइजेशन एंड मास वैक्सीनेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव टेक्निक था। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लीड एफर्ट्स विद सपोर्ट फ्रॉम एनडीआरएफ एंड स्टेट एजेंसी। तो अभी दोबारा से कोविड जो है स्टार्ट हो गया है। कौन सा वेरिएंट चल रहा है अभी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बिल्कुल।
जी सर आ रही है। अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है कोविड का? सर थर्ड। नहीं, वेरिएंट कौन सा चल रहा है जो अभी सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है? याद कर लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है जो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। एनबी करके कुछ था सर। याद कर लेना, मुझे भी नहीं पता है, बट ये देख लेना है। नया वेरिएंट है उसका, कुछ 0.1 0.2 करके ऐसे है। इंडिया एक्सपीरियंस मल्टीपल वेव्स ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन विद द सेकंड वेव इन 2021 बीइंग पार्टिकुलरली सीवियर। सबसे खतरनाक जो 2021 वाला वेरिएंट था वो था। ओवर 5 लाख डेथ जो रिपोर्ट की गई थी डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है, बट उससे भी ज्यादा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। कुछ स्टडीज थी जो डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। क्लाइमेट चेंज एक डिजास्टर कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है। स्टडीज इंडिकेट दैट इंडिया इज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू natural disaster due to climate change such as the rising sea levels, intensifying cyclones and changing rainfall patterns। तो अब लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता जा रहा है और जो जलवायु है वो चेंज हो रही है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आया था, सब जो डे बाय डे पूरे दिन चेंज होती रहती है वो वेदर है या क्लाइमेट है? ऐसे था ना क्वेश्चन सीआरई में, याद है आप लोगों को? पेपर में था सर। वेदर सर। वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है? सर वेदर शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है। जैसे गर्मियाँ ये क्लाइमेट है, सर्दी ये क्लाइमेट है, और वेदर सर आज जैसे विंडी वेदर है या ह्यूमिड वेदर है उसको वेदर बोलते हैं। सीजन क्या होता है जो आप बता रहे हो ना? दूसरा वो सीजन है। वेदर होता है, वेदर बहुत रैपिड चेंज होता है और क्लाइमेट थोड़ा सा स्टेबल होता है ना? क्लाइमेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी रह सकता है और सीजन लगभग 2 से 3 मंथ का होता है ना? और वेदर 1-1 घंटे में चेंज हो सकता है, आधे घंटे में चेंज। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? जलवायु। अच्छा, ये देखो लिखा है। एक और क्वेश्चन है सर, ये कोविड को हम मैन मेड डिजास्टर मानेंगे कि नेचुरल डिजास्टर मानेंगे? मैन मेड ही मानेंगे इसको, क्योंकि इसमें प्रूफ आया था चाइना से है, ऐसा कोई प्रूफ तो आया नहीं है सर पब्लिक डोमेन में। नहीं, अब छेड़छाड़ जो ज्यादा करेगा ना जलवायु से तो वो मैन मेड में ही आ जाता है। अगर नेचुरल कोई है, प्रकृति के वजह से है, तो वो तो प्राकृतिक में आएगा। बट अगर आप जानवर खा रहे हो, जानवर खाने के लिए थोड़ी बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैन मेड में ही आएगा। अर्बनाइजेशन एंड डिजास्टर रिस्क, इस पे भी काफी ज्यादा जो है रिसर्च हो रहा है कि अर्बनाइजेशन के वजह से डिजास्टर कंडीशन बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो नदी है वो छोटा होता जा रहा है, नदी में लोग घर बनाते जा रहे हैं। तो जब फ्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि नदी का जो आकार है वो बहुत ही नैरो हो गया है, और जब पीछे से पानी आएगा या दिल्ली में ही बारिश होगी तो उसका पानी कहीं तो जाएगा ही। तो वो भी एक बड़ा कारण है जो फ्लड आता है। एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कैसी आप तैयारी करते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड फ्रेमवर्क्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ कन्वेंशंस हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी क्वेश्चन आया था सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड कि ये क्या है। ठीक है, तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क है, 2015 से 2030 के इसका टाइम पीरियड है। adopted at the 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, जापान। तो जापान में है सेंडाई, और 2015 में ये जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ वहीं से कि कैसे कैसे ऐसे कंडीशन से निपटा जाए। Emphasize reducing disaster risk, building resilience and enhancing preparedness. Outline 7 targets and 4 priorities including strengthening disaster risk,
governance, reducing disaster losses and improving early warning systems. The Paris Agreement, ये भी disaster reduction से related ही convention है, 2015 में हुआ, primarily focused on climate change but also relates to disaster risk reduction by promoting global efforts to limit warming and adapt to climate hazard. तो इसके तहत ये रखा गया बात कि कैसे जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। तो आई थिंक इसका टारगेट रखा गया था कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है 2050 तक, कुछ ऐसा था। Crucial for disaster resilience as climate change affects the frequency and intensity of natural disaster. हेग फ्रेमवर्क, इसको हायगो नहीं पढ़ते हैं, हेग पढ़ते हैं। हेग फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 to 2015, precursor to the Sendai framework, focusing on disaster risk reduction and laying the foundation for global efforts. International humanitarian law, IHL जिसको बोलते हैं, especially the Geneva Convention governs humanitarian assistance during disaster and conflicts, setting rules for states and organizations. कुछ जो हमारे गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, तो टोटल कितने हैं SDG? SDG कितने हैं? 17। तो 17 SDG में क्या की गोल है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैंने इसमें रखा है। पहला SDG है वो है नो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी, जिसका टारगेट है गरीबी खत्म करना, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, किसी भी तरीके की गरीबी को खत्म करना। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1.1, 1.2, 1.4, 1.3, 1.4। तो इसमें ओवरऑल आप देखोगे कि जो थीम है वो है गरीबी खत्म करना, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ, implement social protection system, ensure equal access to resources and services। तो इस तरीके से गरीबी को खत्म करने का एक थीम है इसमें। अब आप लोगों को इससे कोरिलेट अगर कराएं तो जो अनाज दिया जाता है, फ्री राशन जो दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है, या जो सब्सिडाइज्ड राशन होती है 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए प्रति केजी, क्यों दी जा रही है? कोरिलेट कर पा रहे हो आप भाई? आप लोग इन्वॉल्व वो इसीलिए दी जा रही है कि हर एक इंसान तक अनाज पहुंच सके, जो असक्षम है उसके तक भी, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस तक। ये इसी SDG की वजह से दी जा रही है, बिकॉज इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो गोल है उसको अचीव करने के लिए इंडिया उसका सिग्नेटरी है, कंट्रीब्यूट करता है। तो वो सिर्फ इंडिया में ही अनाज नहीं, बाहर भी भेजता है, ठीक है। तो इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ, इंप्लीमेंट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है ना, उसके अंदर आता है, और इसीलिए सब्सिडाइज्ड राशन, BPL फैमिली को तो शायद ये फ्री ही देते हैं, और जो PHH फैमिली होती है उनको 1 रुपए किलो में। सर बट ये धीरे धीरे जैसे, हाँ बताइए आसिफ सर बट ये धीरे धीरे जैसे 1.4 है सर, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स एंड सर्विसेज, ये मतलब जो अनइक्वलिटी की वजह से ये बढ़ते जा रहा है, इसके जो भी बेनिफिशियरी है उनका लिस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले आई थिंक थे 50 करोड़, अब 80 करोड़ हो गए, मोर देन 80 करोड़। नहीं वो तो चलो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। आप लोगों में से कितने लोग BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं? चलो खैर मत बताओ, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता ऐसे पूछना, बट जितने लोग हैं इसमें मुझे लगता है 50% लोग राशन ले रहे होंगे कहीं ना कहीं से, या आपके जानने वाले होंगे ऐसे लोग जो राशन ले रहे होंगे, और खुद उनके घर में कार होगा, उनके घर में जो है मोटरसाइकिल होगा सब। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आप BPL फैमिली में नहीं कंसीडर होते, ठीक है। आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो आप BPL फैमिली में नहीं आएंगे, बट स्टिल हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा अधिकार है गवर्नमेंट की चीजों को लेना, अगर मिल रहा है तो।
ठीक है। तो वो चीज, वो एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा फ्री वाला सरेंडर करने का, तब तक ये चीजें जो ना इनइक्वालिटी ऑन पेपर बढ़ती रहेगी। बहरहाल 1 रुपए प्रति केजी मोटा अनाज होता है, 2 रुपए प्रति केजी दलहन होता है और 3 रुपए प्रति केजी चावल होता है। तो ये जो है सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इसीलिए दिया जाता है जिसके, क्योंकि हमें गरीबी खत्म करना है। उसके बाद में दूसरा एक और भी पॉइंट है, वी आर लिविंग इन वेलफेयर नेशन, कल्याणकारी राज्य में है। तो ये राष्ट्र का दायित्व है कि अपने लोगों का वो कल्याण करे। दूसरा है जीरो हंगर, भूख समाप्त करें, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एंड हंगर एंड इंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। तो आप देखोगे जो बच्चा पैदा होता है तो एक स्कीम चलाई गई है, स्कीम का नाम क्या है, फॉर बेटर न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। क्या है? जननी शिशु सुरक्षा योजना। वो अलग चीज है, उसके अंदर ही आता है। दूसरा है ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसका नाम है, पहले था पोषण, अब हो गया है सुपोषण। भाई इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्यों नहीं याद रहती है? कई बार डिस्कशन भी हुआ है। अगर नहीं याद रहती है तो फिर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एकदम मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इसे डायरेक्ट बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, यही पढ़ के चले जाओ, हो जाए। ये सब चीजें कोरिलेट कराने आना चाहिए आप लोगों को, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो सुपोषण स्कीम है वो यहाँ से आप कोरिलेट करा सकते हो कि जो 2.1 है, अभी आपको पता है 3.2 शायद पूछा था, एसडीजी 3.2 क्या है। अब जब आपको 3 नहीं पता रहेगा तो 3.2 कैसे पता रहेगा? इसीलिए मैं कोरिलेट करा रहा हूँ, बाकी इतना डेप्थ में जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो सीआरई में क्वेश्चन डायरेक्ट अब नहीं आ रहा है, मतलब या किसी भी एग्जाम में अंदर की कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो 2.1 है, एंड हंगर एंड इंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। तो इसीलिए जो है ना, जच्चा और बच्चा दोनों को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले, जिससे माँ एनीमिक ना हो और बच्चे में भी कोई कुपोषण ना हो। इसीलिए पोषण और सुपोषण स्कीम के तहत वो जो सत्तू और चने का और भी आइटम होता है सब मिलता है। 2.2 में है, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, डबल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स, इंश्योर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम। देन तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो एसडीजी है वो एसडीजी 3 है। उसके अंदर जब आ जाएगा तो आप देख लेना, पहला है 3.1 रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। क्वेश्चन ये था कि मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे, जो है मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने का जो गोल है वो किस गोल में आता है। तो 3.1 या 3.2 का था कुछ, एंड प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड डेथ, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाने का टारगेट भी 3.2 है। 3.3 एंड एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया एटसेट्रा। 3.4 है रिड्यूस प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड 3.5 है स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो ये भी याद रखना कि सब्सटेंस अब्यूज को कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से है, तो 3.5 है। तो 3 याद रखना हेल्थ के लिए है, लेकिन 3.5 नशा को कम करने के लिए है। 3.6 है रिड्यूस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को भी कम करने का जो गोल है वो इसी के अंदर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 3.5 याद रखना। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, टोबैको सेसेशन प्रोग्राम। कब है वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? 31 मार्च। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये 10 अक्टूबर है और ये 10 सितंबर है। इंटरनेशनल ऑटिज्म डे, ऑटिज्म अवेयरनेस डे
2 अप्रैल। वैसे अप्रैल पूरा मंथ मनाया जाता है अवेयरनेस के लिए, और चलो ऐसे याद रखो। और वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है? 24 मई। आप लोग जितने भी सोशल वर्कर हो, आप लोगों से एक पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई स्पेशल डे आए, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, उस पे जरूर एक कंटेंट लिखो, छोटा सा, चाहे 5 पॉइंट का ही लिखो। लिखो मत आप उठा के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। अब आप लोगों को ये चीज बुरा लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा इनएक्टिविटी सोशल वर्कर का उन्हीं के लिए हार्मफुल है। तो एटलीस्ट हमें जो है ना, ये तो ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे सभी लोग होंगे, आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि, और हर व्यक्ति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 100, 200, 500, 1000 लोग होते ही होते हैं। आप शायद इस चीज को जो है कोरिलेट करा पाए। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम हर साल अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो लगभग 100 से 150 कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं फॉर कि भैया हमारे रिलेटिव हैं, उनके अंदर ये है, हमारे बड़े भाई हैं उनके अंदर ये है, हमारी बहन है उसके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, क्या करना चाहिए। और इसमें से तो कई हमारे बहुत खास लोग हैं जिनमें F20 यानी स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ है, डिप्रेशन डायग्नोसिस हुआ है, OCD डायग्नोस हुआ है, ठीक है। और हमारे एक्टिव इंटरवेंशन से, एक्टिव इंटरवेंशन मींस क्या, इनडायरेक्ट वे में एक्टिव, कि उनको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, लाइजन कर दिया, क्योंकि हर जगह में नहीं पहुंच सकता, लेकिन फोन के माध्यम से उनको कनेक्ट करा दिया कि अच्छा यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे डॉक्टर है, चले जाओ और मेरी बात करा देना, मेरा रेफरेंस दे देना, मैं उनको नरेट कर दूंगा केस, और वो उन्होंने जो है वहां से ट्रीटमेंट लिया और उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। तो इतना ध्यान रखना, व्यक्ति चाहे MA हो, BA हो, चाहे PhD हो, जब अपने घर की बात आती है तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे भाई में कैसे हो सकता है, ये मेंटल इलनेस है ही नहीं है, ये कुछ और है। तो ये चीज कन्वे करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आप लोग इसको अदरवाइज मत लेना, और अपने प्लेटफॉर्म पे आज से कोशिश कर दो, जब भी, अभी 31 मई को है वर्ल्ड नो टोबैको डे, आप लोग लगाना। और अगर आप लोग नहीं लगा सकते तो 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की वीडियो बना के मेरे पास भेजो, मैं अपने प्रोफाइल पे लगाऊंगा। अगर ऐसा करते हो तो इससे एक चीज नहीं, कई चीजें आपकी क्लियर होती है। एक तो टोबैको से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आप पढ़ लोगे, और टोबैको में आपको पता चल जाएगा कि कोटपा क्या है, ठीक है, टोबैको किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या है, ये डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है, या सेडेटिव्स है, क्या है? स्टिमुलेंट है। हाँ, स्टिमुलेंट है, क्योंकि टोबैको आप लेते हो तो आपकी नींद गायब हो जाती है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन जो 4th टारगेट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब इसमें आप देखोगे पहला है इंश्योर ऑल यूथ एंड एडल्ट्स अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 4.2 इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ensure access to affordable technical, vocational and tertiary education, increase relevant skills for employment and eliminate gender disparities। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटीज यानी कि लिंग आधारित शिक्षा की जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटीज है, उसको खत्म करना, एंड इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एडल्ट्स। तो एक क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, अब आपसे जो है मिलान करने के लिए कह देगा, तो याद रखना कि जो आर्टिकल 45 है, और एक और आर्टिकल है, कौन सा है, जो 6 से लेके कितने साल के कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 6 to 14 years। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 18। कितने साल तक के है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए? 16 6 to 18 years। ठीक है, तो ये आर्टिकल को मिलान कराने के लिए आ सकता है कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए है।
जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th है, अचीव जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अब मैं इसको थोड़ा सा रैपिड कर रहा हूँ, नहीं तो फिर इसी में बहुत समय निकल जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लेना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि 6 गोल है, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो बात सैनिटेशन की आ गई, तो भारत का कौन सा ऐसा एक अभियान है जो इससे संबंधित है? वैसे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छता ODF 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या है? स्वच्छता अभियान, गांधी जयंती के स्वच्छ भारत मिशन। हाँ स्वच्छ भारत मिशन, ये सर। अब इसका नाम क्या हो गया है? सुंदर भारत। सुंदर भारत। सुंदर हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है? हर नल, अच्छा, नल और हर घर जल। हर हर घर हर घर नल हर घर जल। हाँ, ऐसे करके कुछ प्रयोग। सर हर घर नल हर घर जल। तो ये सब चीजें याद रखो। उसके बाद में 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अब ये एनर्जी किस तरीके की? ensure universal access to modern energy services, increase the share of renewable energy, double the improvement in energy efficiency, and enhance international cooperation for clean energy technology. 8 है decent work and economic growth, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. समान कार्य के लिए समान वेतन, कौन सा आर्टिकल कहता है? इक्वल वर्क, इक्वल पे और इक्वल वर्क। 39 इक्वल पे क्या है? 43 इक्वल पैरिटी फॉर इक्वल वर्क। पढ़ के बताना। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 9 में है, रिड्यूस्ड 10वां है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किस फॉर्म में? सस्टेन इनकम ग्रोथ फॉर द बॉटम 40%, एम्पावर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंक्लूजन, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, अडॉप्ट पॉलिसीज प्रमोटिंग इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसमें जो है सिटीज के ऊपर काम किया जा रहा है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। 12 है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का प्रयोग आप कर रहे हो तो प्रयोग ही करो, दुष्प्रयोग मत करो। पता लगा आप कार धुल रहे हो, कार धुलने में 5000 लीटर पानी लगा दिया, उसी को कम पानी से भी धुल सकते थे, या कोई जरूरी नहीं है डेली चमकाने का, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग वो ज्यादा हद से ज्यादा यूज करते हैं, या रूम से जा रहे हैं लेकिन पंखा चलाते हुए छोड़ दिया, अरे सरकारी है, हमारा पैसा थोड़ी जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं रखना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। लाइफ बिलो वाटर, तो जलमग्न जीवन यानी कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। तो चाहे जो है ग्राउंड वाटर है या नदी का पानी है, इन सबको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जो हमारे आगे आने वाले हमारी पीढ़ी है उनके लिए नहीं बचेगा। 15 है लाइफ ऑन लैंड, protects, restore and promote sustainable use for terrestrial ecosystem, forest combat desertification, halt biodiversity loss। तो लगातार जंगल काटना, पेड़ पौधे काटना, एक टाइम पे जो जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पे एक टाइम पे जो है रेत हो जाएगा और रेगिस्तान हो जाएगा। तो इसीलिए जो जहाँ पे है उसको वहाँ बने रहने दो, जितना हो सके उतना कम जो है डेंट करो। इसीलिए आप देख रहे हो रोड बनाते हैं, तो रोड बनाने के बाद जैसे उन्होंने ऑन एन एवरेज देखा कि 10 लाख पेड़ पौधे कटे हैं, तो वो रोड के साइड में लगाते चले जाते हैं। अच्छा, जो रोड के साइड में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोड के साइड में पेड़ लगाते हैं, मान लिया ये 2 वे रोड है, तो ये बीच में पेड़ पौधे लगा देते हैं ना, इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर।
ग्रीन मफलर, ये क्या काम करता है? नॉइज पोल्यूशन को कम करता है, नॉइज पोल्यूशन कम करता है। दूसरा लाइट पोल्यूशन भी कम करता है। लाइट पोल्यूशन मतलब समझे, जो गाड़ियों की लाइट होती है रात में सामने वाले को जब पड़ती है आग पे तो अंधा कर देती है, दिखाई नहीं देता, उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ग्रीन मफलर का बहुत बड़ा रोल होता है इन दोनों के जो है रिडक्शन में। 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट को प्रमोट करता है। रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोट रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल जस्टिस, कॉम्बैट illicit financial flows and organized crime, reduce corruption and bribery. And 17 है partnership for the goals. तो ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 18 गोल्स थे। और अब मैं ऑर्गन डोनेशन का थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ऑर्गन, बॉडी के किसी भी पार्ट को हम ऑर्गन बोलते हैं, और डोनेशन मतलब एक तरीके का दान करना, और इस पर्पस से दान करना जिससे आप किसी के जो है जान को बचा सको, किसी के जो है डिसेबिलिटी को कम कर सको। तो ऑर्गन डोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन ऑर्गन और टिश्यू ऑफ ओन्स ओन बॉडी फॉर ट्रांसप्लांटेशन इनटू अनदर पर्सन। यानी आपका आंख किसी के और के जो है शरीर में लग जाएगा तो वो देखने के काबिल हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। और ऐसे किस उसमें दिया जाता है, आंख वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो एक कंडीशनल होता है। सपोज करो किसी का ब्रेन का डेथ हो गया, ब्रेन डेथ मतलब कि अब वो कुछ कर नहीं सकता जीवन में, तो अगर उसको आईसीयू पे रखेंगे तो सिर्फ शरीर जिंदा रहेगा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगी। WHO डिफाइंस ऑर्गन डोनेशन एज ए वॉलंटरी गिफ्ट ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो भी बताया आपको। एंड देन है लिविंग डोनेशन होता है, डिसीज डोनेशन होता है, स्वैप डोनेशन होता है, पेयर डोनेशन। 1 मिनट होल्ड पे रहना, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, जी जी सर बताइए। हाँ हाँ कर दीजिए। अच्छा, उस अकाउंट में सर मैं अभी थोड़ा आधे पौने घंटे बाद कर पाऊंगा, कहीं किसी का, तो आधे घंटे का समय दीजिए। सॉरी, तो ये टाइप ऑफ डोनेशन है जो मतलब एक जीवित व्यक्ति दान करता है, लिविंग डोनेशन। डिसीज्ड यानी जब किसी की डेथ हो जाती है। स्वैप डोनेशन मतलब मान लिया किसी की दोनों आंखें सही हैं और किसी व्यक्ति का एक आंख खराब है या दोनों खराब है, उसको एक आंख मिल जाएगा तो देखने लग जाएगा, और एक व्यक्ति का किडनी खत्म है तो मतलब एक स्वैप ट्रेडिंग हो जाता है। किडनी डोनर गिव्स टू रिसिपिएंट भी वाइस वर्सा। तो पेयर डोनेशन जो कि इनकम्पेटेबल डोनर रेसिपिएंट्स पेयर एक्सचेंज ऑर्गन, किसी भी जो है एक तरीके का दोनों में कोई अदला बदली ही हो जाती है। उसके बाद में क्या क्या हम डोनेट कर सकते हैं? किडनी डोनेट कर सकते हैं, लिविंग और डिसीज्ड, मतलब मान लिया 2 किडनी होती है तो एक किडनी आप अपने भाई को दे दिए या चाचा ताऊ मम्मी पापा जो ब्लड रिलेटिव है उनको दे सकते हैं अगर उनको जरूरत है। या डिसीज है, कोई ब्रेन डेथ हो गया है तो वो अपनी दोनों किडनी डोनेट कर सकता है। लिवर यानी आपका जो यकृत है, लिविंग पार्ट भी कर सकता है और डिसीज भी कर सकता है। लिवर एक जो है ऑटो जनरेटेड, मतलब खुद से वो बढ़ता रहता है। अगर आपने एक छोटा सा पार्ट लीवर का डोनेट किया है तो सामने वाले के जिसको भी जरूरत है फिर वो धीरे धीरे अपना जो है बॉडी एडजस्ट कर लेता है। लिवर उसका जितनी जरूरत है उतने हिसाब से वो फैल जाता है, मतलब बढ़ता रहता है लिवर। तो लिविंग पर्सन भी डोनेट कर सकता है, डिसीज्ड भी कर सकता है। हार्ट ओनली डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो गई है वही सिर्फ हार्ट कर सकता है क्योंकि हार्ट सिर्फ एक ही होता है। लंग्स लिविंग पार्ट और डिसीज्ड, लंग्स भी लिविंग और डिसीज दोनों कर सकते हैं। पैनक्रियास डिसीज्ड कर सकता है, इंटेस्टाइन डिसीज्ड कर सकता है, कॉर्निया लिविंग और डिसीज दोनों कर सकते हैं, स्किन डिसीज्ड ही कर सकता है, और बोन मैरो लिविंग कर सकता है। लीगल फ्रेमवर्क
कुछ है जिसके वजह से जो है ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। ऑर्गन ट्रैफिकिंग मतलब कि ऑर्गन की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जिसको ठोटा बोलते हैं, 1994 में आया, रेगुलेट्स रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं भी जाओगे जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए, ऑर्गन रिसीव करने के लिए, चाहे आपका भाई ही आपको दे रहा होगा ऑर्गन, तो उसकी प्रॉपर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगी, प्रॉपर सारे लीगल जितने भी इश्यूज हो सकते हैं पॉसिबल, उस पे जो है आपकी साइन होगी, प्रॉपर आपका असेसमेंट होगा। अमेंडेड इन 2011 टू इंक्लूड टिश्यू डोनेशन, पहले टिश्यू डोनेशन नहीं था, अब टिश्यू डोनेशन को भी रखा गया है। लीगलाइज बोथ लिविंग एंड डिसीज्ड डोनेशंस, प्रोहिबिट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो ऐसा बहुत ज्यादा रिस्क है कि किसी का ऑर्गन खरीदा बेचा जा सके, तो उसको कम करने के लिए ही ये थोटा एक्ट लाया गया। Defines brain death as legal death, requires donor or family consent, mandatory authorization committee for unrelated living donors, no age restriction on deceased donor। तो कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो जिसकी डेथ हो चुकी है। नोटो मतलब कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन के और टिश्यूज की जो है ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड पॉलिसीज मेकिंग करती है। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंड रजिस्ट्री फॉर ऑर्गन डोनेशन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। एंड रोटो जो कि रीजनल है, एंड सोटो स्टेट लेवल पे है, सेम चीज है, सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। ZCCK जो कि कर्नाटका का है, ट्रांसटैन जो है तमिलनाडु का है, स्टेट स्पेसिफिक ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रीज है। एम्स, PGI और CMC वेल्लोर, ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होते हैं सबसे ज्यादा। अपडेटेड जो इससे रिलेटेड स्टैट्स हैं, इंडिया रैंक्ड 3rd ग्लोबल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन 2024। चूंकि इंडिया वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड डॉक्टर्स इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया में हैं, इसीलिए फॉरेन मतलब एक जो हेल्थ टूरिज्म डेवलप हुआ इंडिया में, वो बहुत टॉप क्लास का डेवलप हुआ। अभी जब पाकिस्तान से हमारा जो है स्ट्रेन कंडीशन चल रहा था, तो पता चला कि पाकिस्तान से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं अपने ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काम को लेके या ट्रीटमेंट के पर्पज से, तो उसको हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं। तो नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत सारे लोग नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, या नेबरिंग कंट्रीज से छोड़ो, UK US से भी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्ते में हो जाता है। As of 2025, over 60,000 people are on the waiting list for kidney transplantation in India। ये आप देखना चाहो तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। Over 18,000 transplants conducted in India in 2024, नोटो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में 18,000 ट्रांसप्लांट इंडिया में कंडक्ट हुए हैं। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र लीड। हाँ जी सर, आपने बोला कि ऑर्गन्स यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन सस्ते ऑर्गन नहीं मिल जाते भाई, मैंने कब कहा? मैंने बोला कि यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटी सस्ती है, इन कंडीशन और क्वालिटी का है। मैंने तो बोला है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए एक एक्ट बनाए गए, तो कैसे बोल दूंगा? यस सर, वही मैं क्वेश्चन वही था। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र लीड इन डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में डिसीज्ड जो ऑर्गन डोनेशन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। एंड वन डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स एंड एनहांस अप टू 50 अदर्स। तो 8 लोगों का जीवन जो है एक व्यक्ति बचा सकता है अगर उसने जो भी पॉसिबल डोनेशंस होते हैं डोनेट किया। तो ये क्वेश्चन था, डिसीज डोनर ना, याद है ये क्वेश्चन था CRE में, आई थिंक था ये क्वेश्चन आप लोग। सर UK SSB में था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर ऑर्गन डोनेशन, नो अपर एज लिमिट फॉर डिसीज डोनर। अगर डेथ हो गई है तो अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री में सम डिसीज में डिस्क्वालीफाई, एक्टिव कैंसर है, HIV है, तो उसको डोनेट नहीं करते हैं, तो वो डोनेट नहीं कर सकता।
कंसेंट जो है रिक्वायर्ड होता है डोनर से और उनके जो भी रिश्तेदार हैं। अगर डेथ हो गई है तो उसका जो सबसे खास नियरेस्ट रिश्तेदार होगा वो। ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन ये मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं, डॉक्टर्स देते हैं, एक्सपर्ट देते हैं, मस्ट बी सर्टिफाइड बाय 2 डॉक्टर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। तो जब ये घोषित कर देते हैं कि इनका ब्रेन डेथ हो चुका है, तभी आप जो है आगे उसको डोनेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट इज ब्रेन डेथ? ब्रेन डेथ क्या होता है? ब्रेन डेथ मीन्स द इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन द ब्रेन स्टेम। मतलब कोई भी फंक्शनिंग नहीं रह जाती है, वो कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कमांड ना ले सकता है ना दे सकता है अपने बॉडी पार्ट को, ठीक है। तो वो ब्रेन डेथ की कंडीशन होता है। इट इज कंसीडर्ड लीगल डेथ इन इंडिया अंडर थोटा। तो थोटा एक्ट के अंडर लीगल डेथ माना गया है ब्रेन डेथ को। ऑर्गन्स कैन बी केप्ट फंक्शनल विद मशीन्स एंड आफ्टर ब्रेन डेथ अंटिल ट्रांसप्लांटेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी जो है चंडीगढ़ से दिल्ली ले जाया गया था ऑर्गन, एक बच्चे का ऑर्गन डोनेट किया था किसी फॉरेनर ने, उसके बच्चे का ब्रेन डेथ हो गया था। तो बहुत ही मतलब उसके लिए क्या करते हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि रोड पे दोनों तरफ खाली करवा देते हैं और उसको जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑर्गन को पहुंचाने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद बैंगलोर या हैदराबाद में भी मेट्रो के थ्रू ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया था अभी रिसेंटली। हाँ, ऐसे कहीं भी कर सकते जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है। अवेयरनेस कैंप बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरी है। अंगदान महोत्सव जो है इसके लिए चलाया गया था, एनुअल नेशनल अवेयरनेस ड्राइव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ग्रीन कॉरिडोर अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, फास्ट ट्रैक रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स। माई गवर्नमेंट ऑर्गन डोनेशन प्लेज, जो कि आपको नोटो की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें सोशल वर्कर का रोल होता है अवेयरनेस का, काउंसलिंग का, कोऑर्डिनेशन का और फॉलोअप का। अवेयरनेस क्या होता है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस करता है, सोसाइटी में जाके अवेयरनेस करता है कि आप अगर ऑर्गन डोनेट करते हो तो इससे सोसाइटी और कम्युनिटी को, लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, आपका क्या लॉस होगा या बेनिफिट होगा। काउंसलिंग करना यानी कि अगर किसी को जो है ऑर्गन लगना है तो क्या क्या जो है उसके प्रोज कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके क्या प्रोज कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके मिथ्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो सब एक्सप्लेन करना है। कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेट करना है हॉस्पिटल के एक्सपर्ट से यानी डॉक्टर से। आपको लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो या डॉक्यूमेंटेशन करता है, अप्रूवल देता है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है। आपको नर्सिंग स्टाफ से कोऑर्डिनेट करना है, यानी सारा, और जो डोनर है या एक्सेप्टर है उनसे भी कोऑर्डिनेट करना है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है सोशल वर्कर का होता है। एंड फॉलो अप आफ्टर द रिसीविंग एंड आफ्टर द डोनेटिंग, दोनों कंडीशंस में आपको साइको सोशल सपोर्ट और फैमिली को और इंडिविजुअल को देने की जरूरत होती है, डोनर और रिसिप्टेंट्स की, ठीक है। तो इसीलिए एक पोस्ट निकाली जाती है डोनर ऑर्गेनाइजर का। इस बार उसको कुछ वजहों से डोनर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। डोनर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट होती है जो यही सारा काम करता है कि जो रिसेप्टर है, जो डोनर है, उनके बीच में लाइजेंस देता है। सर सपोज नेक्स्ट टाइम आएगी अगर ये, हेलो सर, अगर ये ऑर्गन डोनेशन ऑर्गेनाइजर की पोजीशन नेक्स्ट टाइम आएगी तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कुछ आइडिया है सर इसके? एलिजिबिलिटी एमएसडब्ल्यू ही मांगते हैं, एमएसडब्ल्यू मांगते हैं, कुछ जगहों पे जर्नलिज्म भी मांगते हैं। आप देखना आ रहा तो उसका आपको अगर मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट। सर आवाज क्रैक हो रही थी, इसमें भी था जो अब इस बार आया था तो उसका भी मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा। यस सर, देखना उसमें क्या क्या मांगा है वो मिल जाएगा। प्लस इसमें सीआरई में भी आया था आई थिंक, तो उसमें भी क्या क्या मांगा था क्वालिफिकेशन वो मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा एक बार चेक करके ना। ओके सर। तो चैलेंजेस है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सुपरस्टिशंस, मिथ की बॉडी विल बी डिसफिगर्ड, रिलीजियस टैबूज हैं इससे रिलेटेड, एंड लो रेट ऑफ डिसीज्ड
ऑर्गन डोनेशन है जो बहुत कम है, डिसीज होने के बाद भी लोग नहीं डोनेट करते, 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन इन 2024। इनएडुकेट आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑर्गन रिट्राइवल, और ऑर्गन को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। रिसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे तो ऑनलाइन ऑर्गन प्लेस पोर्टल जो कि आधार से लिंक था वो एक्टिवेट हुआ है और उसका काफी प्रभाव देखने को मिला है। ऑर्गन डोनेशन इंक्लूड्स इन सीबीएसई करिकुलम, और सीबीएसई के करिकुलम में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि क्या इसके प्रोज कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ आईडीज बनाए गए टू स्टोर ट्रांसप्लांट हिस्ट्री और रूल आउट करने के लिए। इंडिया साइन WHO ग्लोबल एथिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रेमवर्क इन 2024। तो ये बेसिकली ऑर्गन से रिलेटेड था। बाकी आपको जो एडॉप्शन है ये मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, और डिफरेंट टॉपिक इन द सेंस कि बच्चों से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और क्यों ज़रूरत पड़ती है सरोगेसी की, क्यों ज़रूरत पड़ती है JJ एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। ये सारी चीज़ें हम आगे जो है कवर करेंगे। तो काफ़ी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये नया फील्ड रहा होगा, क्योंकि इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो अगले क्लास में ये सारी चीज़ें बाकी डिस्कशन करेंगे। अभी इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर कैसा रहा आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस? सर एक क्वेश्चन सर पिछले CRE में आया था